बात हो रही है साइबर चक्रव्यूह की, जिसमें लगातार महिलाएं फंसती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में हर रोज 370 ऐसे केस निकलकर सामने आ रहे हैं जहां महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। वेदभूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार जिस तरह से प्राची कौशिक जी कह रही थी कि सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, तो इसके लिए क्या कुछ रुख अपनाना होगा? और साथ ही साथ जो साइबर क्राइम है, और अगर उसकी जांच शुरू कर दी जाती है, जो गोल्डन आवर्स होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पुलिस और टेक कंपनियों के बीच तालमेल की कमी के कारण क्या हम अपराधियों को मौका देते हैं ताकि वो अपने जो जाल है, अपने जाल बिछाने में कामयाब हो जाएं? अगर जल्दी एक्शन लिया जाए तो क्या वो पकड़े जा सकते हैं? देखिए, एक कहावत है, सुरक्षा हटी और दुर्घटना हुई। इसलिए जरूरी है कि अब जो जिस समाज में, जिस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, रह रहे हैं, उसके अंदर तमाम जो तरीके हैं उनकी जानकारी ना केवल महिलाओं को, एक आम आदमी और तमाम सरकारी कर्मचारी, उनमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको तमाम इक्विप्ड किया जाए। स्कूल के अंदर जो आप छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि इस सोशल मीडिया का बटन दबाएं ना दबाएं, करना चाहिए, देखना चाहिए ना देखना चाहिए, किसी लिंक को क्लिक करें या ना करें। जब उसको बेसिक जानकारी नहीं होगी तो वो अपराधों के अंदर फंस जाएगा और उसका दुरुपयोग, जैसा तमाम डाटा आप बता रहे हैं, उसके अंदर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि डिजिटल एजुकेशन लोगों को किया जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए कि किस तरह से डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। और ये स्कूलिंग के लेवल से शुरू होता है। सरकारी लेवल पर तमाम हेल्पलाइन, नेशनल पोर्टल आप बना दें, 1930, तमाम साइबर सेल बना दें। हालांकि कानून में जो अब नया कानून आया 2024 का, भारतीय न्याय संहिता, उसमें इसको एड्रेस किया गया है। उसमें 0 FIR का प्रोविजन किया गया है। यदि आपके साथ में कहीं भी कोई अपराध इस तरह का होता है, साइबर क्राइम, तो आप उसको तुरंत ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं और नजदीक के थाने में 0 FIR की जा सकती है। परंतु अभी भी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के जो तरीके हैं वो ट्रेडिशनल ज्यादा हैं और साइबर के लिए उतना वो प्रॉपर ट्रेनिंग और एक मानसिकता की जरूरत होती जो अभी तक नहीं आ पाई है। इस वजह से तमाम जो मैटर हैं उनकी ना तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और फ्लडेड इतना ज्यादा है कि किसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए किसकी ना की जाए, क्योंकि ये एक कमरे में या एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड से संचालित होता है। वर्ल्ड इज वन, पूरी दुनिया एक हो चुकी है। इसलिए आप देखें कि नाइजीरिया से, रशिया से, तमाम वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे आइडेंटिफाइड कंट्रीज हैं जहां इस तरह से एक तरह के गैंग्स चलते हैं, ऑपरेट करते हैं और डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कई कुछ चीज़ों को महिलाओं को बताया जाए कि कैसे वो अपना मोबाइल या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, उनको प्राइवेट सेटिंग्स पर जाएं, प्राइवेसी उस पर इस्तेमाल करें, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का उसके इस्तेमाल करें। जब उनको नॉलेज ही नहीं होगी तो नेचुरली वो उसके ट्रैप में आ जाएंगी। और तमाम लीगल रेमेडीज इसके लिए अवेलेबल हैं, उनका उपयोग करें। उपयोग तभी हो पाएगा जब आप उनको स्कूलिंग से, कॉलेज से, हर लेवल पर उनको इन चीज़ों के बारे में अपडेट करेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रोज अपडेट हो रही है, नई नई चीज़ें इस सिस्टम के अंदर आ रही हैं। तो इसलिए तमाम जो सेमिनार्स हैं, नॉलेज है, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम समाज को दी जा रही हैं। परंतु फिर भी अनभिज्ञता बहुत है, एजुकेशन की कमी है। अब गांव देहात, दूर के इलाके हैं, उन तक ये बात नहीं पहुंच पाती और इस वजह से बहुत बड़ा समाज इसका शिकार हो रहा है। वेदभूषण जी, बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है अवेयरनेस पर, यानी इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अनुराग सिंह जी, अक्सर देखा जाता है, जिस तरह से अभी वेदभूषण जी ने भी कहा कि 0 FIR या FIR जब लोग करने जाते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं वक्त लग जाता है। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस साइबर अपराधों में FIR दर्ज करने में आनाकानी भी करती हुई नजर आती है। अगर कोई थाना शिकायत ना ले तो पीड़ित महिला के पास क्या कानूनी विकल्प है? देखिए, अगर कोई भी थाना या पुलिस वाला इनकार करता है रिपोर्ट लेने से, तो वो निश्चित तौर पे अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और तमाम धाराएं हैं जिनके तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है और फिर FIR या इन्वेस्टिगेशन होगा और आगे की चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। लेकिन जो समस्या है वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई आपका आइडेंटिटी चुरा लेता है डिजिटल, तो 2 या 3 साल की सज़ा है जी। अगर कोई चाइल्ड पॉर्न या इस प्रकार के सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करता है तो 3 साल, 5 साल, 7 साल से लेकर
10 साल तक की सजा है और इसमें फाइन का भी प्रावधान है 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के। लेकिन जब इस तरीके के कड़े प्रावधान होते हैं तो जांच भी बहुत सुनिश्चित तरीके से और बहुत ही कन्विंसिंग होनी चाहिए ताकि सजा हो। लेकिन जो दुर्भाग्य है कि जो अभी साहब ने कहा कि संख्या इतनी ज़्यादा है और हमारी पुलिस क्राइम रिपोर्टिंग जितनी कम हो प्रयास करती है कि जितना कम क्राइम रिपोर्ट हो तो नेशनल डेटा में वो नहीं जाता। तो हम लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ पुलिस को भी अवेयरनेस की बात करनी होगी कि जब भी कोई महिला खास तौर पे अगर डिजिटल अरेस्ट और तमाम चीज़ों पे आ रही है तो उसमें, और अभी तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मैटर पर टाइम टू टाइम गाइडलाइंस भी इशू कर रही है और मुझे लगता है कि डिजिटल अरेस्ट और तमाम चीज़ों पे कोई ना कोई कानून भी आएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो ज़रूरी है वो ये कि जो भी शिकायत हो उसको त्वरित तौर पर उस पर विवेचना हो और उस विवेचना को करने के लिए राज्य सरकार को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो पुलिस की बहाली करे, फोर्स दे, मैन फोर्स दे और अवेयरनेस। बिल्कुल, यानी कि इसके लिए टीम बनाने की जरूरत है और तुरंत एक्शन लेने की भी जरूरत है। प्राची जी, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मामले बढ़ रहे हैं लेकिन सजा की जो दर है अब भी बहुत कम है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपको क्या लगता है कि कानून और जमीनी हकीकत के बीच ये गैप क्यों है? देखिए, सोशल मीडिया पर लॉगिन करना इतना आसान है, क्या हम इसको आधार एनेबल नहीं कर सकते? एक व्यक्ति इतनी सारी कंटेंट्स कैसे बना लेते हैं? और जब हम साइबर डिफेंस की बात करते हैं तो हमारी पॉलिसी एज अ कंट्री इंडिया बहुत कमजोर है, सजा का प्रावधान भी कम है। दूसरी बात, जब आप रिपोर्ट करने जाते हैं, जब आपने सब चीजें डिजिटली ऑनलाइन दे दी हैं, तो उसके बाद कोई आपसे पता नहीं चल रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। मैंने खुद भी फेस किया है। तीसरी बात कि जब आपको महिला वहाँ पर रिपोर्ट भी नहीं कर पा रही है, तो आपने एफआईआर की है तो अभी तक फास्ट रिपोर्ट नहीं है इस पर्टिकुलर इशू के लिए। जब ये इतना इम्पोर्टेंट है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो अलग से इसके लिए स्पेशल कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, डेटा बहुत कम है जो नहीं होता है कि वो किस तरह से फंस जाती है। स्ट्रीट पर तो, गलियों में तो करती नहीं है, स्क्रीन पर भी नहीं करती है। और 1 मिनट लगता है कि महिला का चरित्र हरण करने में डिजिटल अपराध के माध्यम से। कितनी ही बच्चियां इससे सुसाइड कर रही हैं और अपने आप को कैद कर लेते हैं अगर कोई गलती हो जाती है इस तरह की। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें चाहे किसी भी लेवल पर इन्वॉल्व या अपराधी के साथ रिपोर्ट करना ही है ताकि वो बाकी लोगों के साथ ऐसा ना करे और आप भी सुरक्षित हो जाए। तो ये सोचना ही नहीं है कि मैं अगर रिपोर्ट करूंगी तो मेरी बदनामी होगी और एक स्टिग्मा है कि मैं आगे मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, जो कैरेक्टर असैसिनेशन होगा। इन सब बातों से दूर रहकर हम तो खुद एज ए संस्था करते हैं ये काम, तो पॉलिसी लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर भी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि समाज के डर में न रहकर महिलाओं को आगे आकर अपने बारे में शिकायतें जो है वो दर्ज करानी होंगी, अपने बारे में बोलना भी होगा। वेदभूषण जी, अक्सर देखा जाता है कि अपराधी फर्जी सिम और वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ ही क्या आप ये मानते हैं कि अपराधियों की तकनीकी चालाकी के आगे पुलिस कहाँ मात खा जाती है, कहाँ उनको पकड़ने से चूक जाती है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको पकड़ना मुमकिन ही नामुमकिन है। जैसे डार्क वेब के अंदर द्वारा जो अपराध किए जाते हैं, उनके लिए अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी इक्विप्ड नहीं है कि उन तमाम चीजों को लोकेट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे व्योमिज की या मॉर्फिंग की आपने अभी बात की, उनको भी इसके बारे में जानकारी एक पुलिस वाले को आमतौर पर या इवन कोर्ट्स को भी नहीं होती कि मॉर्फिंग क्या है, क्योंकि जो बेसिक जो पुलिस की जो ट्रेनिंग है और या जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है वो उसका हिस्सा नहीं है। अभी वो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से ही तमाम ट्रेनिंग, तमाम चीज़ें चल रही हैं। हालांकि समय समय पर उसको अपडेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें थोड़ा
समय लगेगा और इस बीच के अंदर जरूरी है कि ये अवेयरनेस ही इसका एक रास्ता है कि अपने स्कूल के अंदर तमाम जो नए लड़के लड़कियां हैं उनको बताएं कि किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और किस तरह से डूज एंड डोंट डूज, किस तरह से उनको आप एजुकेट करके बता सकते हैं कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है, और यदि अपराध हो जाए तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि इनको आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना और उनको पकड़ना और उनको पनिशमेंट कराना कोर्ट में ट्रायल के द्वारा, ये तमाम एक अलग अलग पहलू हैं जो कि बहुत ही चैलेंजिंग है और इतना आसान नहीं है जितना हम और आप बातचीत करके समझते हैं कि उनको अभी पकड़ के लाएं और उनको प्रोसिक्यूट किया जाए और उनको सजा हो जाए। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है और इसमें हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि तमाम घटनाक्रम, तमाम चीजें आज बदल रही हैं। आप चाहे वार चल रही है उसके अंदर देखें, डिजिटल चीजों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, एआई चीजों का कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन तक को एआई के द्वारा तमाम तरह की चीजें किस तरह से सोशल मीडिया में दिखाते हैं। तो ये तमाम चीजें एड्रेस किए जाने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है, जिससे कि समाज के अंदर पता लगे कि क्या उनके लिए वाजिब है, किस तरह से कानूनी उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जहां तक महिलाओं का संबंध है, उनके लिए एक सामाजिक एक प्रॉब्लम है कि यदि उनके ऊपर एक बार कोई स्टिग्मा लग जाए, दाग लग जाए, तो पूरी जिंदगी के लिए उनको एक परेशानी का सबब बनना पड़ता है। परिवार के अंदर जहां भी उनका वर्क प्लेस है या कहीं गांव देहात में रहती हैं तो वहां उनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये जरूरत है कि इसके लिए तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको संपूर्ण तरीके से एड्रेस किया जाए, जिससे इनको चेक किया जा सके और इस मामले में जो भी एक्शन बिल्कुल एक नहीं बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आजकल लगातार कंक्लूजन यही है कि लोगों को जागरूक भी रहना होगा और सतर्क भी रहना होगा। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम हुकार में बस इतना ही। देखते रहिए TNP।